अजीत नेगी जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सुदेश ठाकुर जी, नमस्ते। इंजीनियर साई हिमाचल ठाकुर, कौलदास जी, नमस्कार। सरला शास्त्री जी, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? कविता हेमंत वर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, स्वागत है। विनोद जी, स्वागत है। अमोल शर्मा जी, काश्यप शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी, शकुंतला शर्मा जी, राजेश जी, लकी शर्मा जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, राजपूत सुधीर पठानिया जी, नमस्ते। यशपाल राव जी, चौधरी अनिल, अनिरुद्ध गुलेरिया, पुरुषोत्तम चौधरी, सुप्रिया शांडिल, सुनील गुलेरिया, अविनाश कौशल, पवनपुरी, मेहर सिंह, विजय भारद्वाज जी, दलजीत सिंह जसवाल जी, नमस्ते। संजय कुमार जी, नमस्ते। नेगी जी नीटू, अमना खातून, डिम्पल रानी, देवेंद्र कश्यप, ललित कुमार जी, रेणु शर्मा जी, नमस्ते। प्रवेश ठाकुर जी, नमस्कार। देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। परमजीत बिरदी जी, बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी, सबका स्वागत है, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी का गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। आज सूर्य ग्रहण है, इस साल का पहला और सबसे लंबे सूर्य ग्रहणों में से एक इसको माना जा रहा है, क्योंकि ये 6 घंटे तक चलेगा। 9:15 से शुरू हो चुका है और 3:15 बजे तक, 3:04 तक चलेगा ये। तो लगभग 6 घंटे के आसपास इसकी जो है मियाद रहेगी। और उस लिहाज से ये ज्योतिषियों और जो खगोल विज्ञानी हैं उनमें जो है ये जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि बहुत लंबा समय आपको स्टडी करने को मिलेगा। ये अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में या भारत में इसका आंशिक असर होगा। हिमाचल प्रदेश में तो ये दिखेगा भी नहीं। ये भारत में भी सिर्फ 2 जगह पे, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से दिखेगा। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये बलयाकार है, इसको एनुलर भी बोलते हैं, या कंकण या कंगन भी बोल देते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। 3 किस्म के सूर्य ग्रहण होते हैं जी, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और बलयाकार। तो ये बलयाकार सूर्य ग्रहण है, विज्ञान की भाषा में इसको एनुलर या बलयाकार बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण के बारे में आप ये चीजें भले ही जानते होंगे, लेकिन शायद आपकी ध्यान में एक चीज नहीं होगी कि सूर्य ग्रहण हमेशा और हमेशा अमावस्या के ही दिन होता है। आज अमावस्या है और ज्येष्ठ अमावस्या है, और उस लिहाज से आज शनि जयंती भी है। अगर ज्योतिष शास्त्रों के और धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो शनि और सूर्य का पिता पुत्र का संबंध है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और आज शनि जयंती भी है। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है वो उनकी शनि देव जिनको कहते हैं शनि महाराज की जयंती रहती है। तो ये लंबे संयोग बन रहे हैं। इस तरह से कुछ ऐसे संयोग हैं, जैसे सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, शनि जयंती वाले दिन आ रहा है। इस तरह से 148 साल के बाद कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों वालों को जो है उनका अपना महत्व है। हालांकि खगोल शास्त्रियों के लिए इसका अपना महत्व है। आप जिस भी साइंस को मानते हैं उस लिहाज से देखिए ये महत्वपूर्ण घटना है। इतना आपको मालूम होगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा किस परिस्थिति में आता है, किस सिचुएशन में आता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये आंशिक होगा, पूर्ण होगा या बलयाकार होगा। आंशिक का मतलब है आधी छवि आपको सूर्य की दिखती रहती है, पूर्ण तरह से चंद्रमा उसको नहीं ढक पाता। और पूर्ण का मतलब पूरी तरह से ढक देगा, जिसमें गोल्डन रिंग बनती है, और बलयाकार जिसमें रिंग ऑफ फायर बनती है, कंगन की तरह बनता है, इसलिए इसको कंकण भी कहते हैं, कंकण कह देते हैं, और कुछ कंगन भी कह देते हैं। तो कंगन की तरह रिंग दिखती है आपको, एक चमकीली ऐसे गोल्डन ब्रेसलेट की तरह, गोल्डन कंगन की तरह। तो ये वो वाला है, बलयाकार है। और जो ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो विदेशों में ज्यादा दिखेगा जी। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक दिखेगा, जबकि उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण रूप जो है आंशिक रूप से दिखेगा, और वो भी मैंने आपको बताया कि लद्दाख, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा। इस साल 2 ही सूर्य ग्रहण है, पहला आज है और दूसरा जो है 4 दिसंबर 2021 को है, वो आखिरी सूर्य ग्रहण है इस वर्ष का। 2 ही सूर्य ग्रहण है, कई बार 2 से ज्यादा भी आ जाते हैं, कई बार एक ही आता है। लेकिन ये घटनाएं अपने आप में जो है विज्ञान के लिहाज से भी, ज्योतिष विज्ञान के लिहाज से भी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये तो सूर्य ग्रहण का मामला है जी। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा अमावस्या को होता है, ये ख्याल रखिएगा। ये बेसिक जैसी चीजें हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के ही दिन होगा, और आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो शनि जयंती भी है। दूसरी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि परसों से 18+44 वाले
जिनका लंबा इंतजार था 31 मई के बाद वो इंतजार करते हैं, उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। परसों से बुकिंग शुरू हो जाएगी। बुकिंग का तरीका और समय वही रहेगा, 2:30 से 3 बजे स्लॉट खुलेगा। जहां आपको बुक करवाना है आप बुक करवाइए। और कुल मिला के 286 केंद्र रखे गए हैं। दैट मीन्स कि 28,000 के आसपास लोगों को टारगेट किया गया है परसों के वैक्सीनेशन के लिए। माफ कीजिएगा, ये परसों जो शेड्यूल होगा बुक होगा और 14 से लगेगी, सोमवार से लगेगी, तो शनिवार को इसकी बुकिंग होगी। 14 और 17 के 2 शेड्यूल घोषित कर दिए गए हैं। 17 के शेड्यूल को जो है 15 तारीख को आप जो है बुक कर पाएंगे। जो वीरवार का शेड्यूल है वो मंगलवार को बुक होता है। 2 दिन बस सीधा रखिए, सोमवार को और वीरवार को लगती है, तो सोमवार की बुकिंग शनिवार को होगी और वीरवार की बुकिंग मंगलवार को होगी। तो उस लिहाज से आप अपनी बुकिंग कर लीजिए जी, अपने नेटवर्क ठीक कर लीजिए और आई होप कि इस बार आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ये शेड्यूल रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स इन द सेंस कि इनमें बढ़ोतरी हो सकती है, 2 की बजाय 3 हो सकते हैं, 3 की बजाय 4 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बहुत ज्यादा आ रही है, 1,17,000 के आसपास 2 जुलाई से पहले नई डोज हमारे पास आ जाएंगी। 43,000 की डोज जो है 16 तारीख तक पहुंच जाएगी। 26 तारीख को जो है 40,000 प्लस के और डोजेज पहुंच जाएंगे हमारे पास। और उसी तरह से जो है फिर 2 जुलाई को भी हमारे पास कुछ डोजेज आनी है। 16 जून को हमारे पास 40,980 डोजेज आएंगी। 26 जून को हमारे पास 49,350 आएंगे और 2 जुलाई को 27,800 डोजेज आएंगे। कुल मिला के 1,17,830 डोजेज आ जाएंगी हमारे पास 2 जुलाई तक। तो निश्चित तौर से आपको कमी नहीं आनी चाहिए। और ये नहीं मीरा जी, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय है। भारत में इसका समय जो 12 बज के जो है 35 मिनट से 12:15 से 12:51 तक कुछ इस तरह से है। 30-35 मिनट का इसका समय है भारत में। अलग अलग जगहों के अलग अलग समय है जी। भारत का समय मैं आपको देख देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और भारत का समय जो है मैंने लिखा हुआ यहाँ 12:25 से 12:51 तक रहेगा जी भारत का समय। ये अखबार पंजाब केसरी में देख रहा था इसको, 12:25 से 12:51 तक रहेगा। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय इसका है। और जैसे मैंने आपको कहा कि शेड्यूल जो है, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल जो है तय हो गया है। और शेड्यूल में बिलासपुर में 14 सेशन है जी, दोनों दिन 14 सेशन है। चंबा में 14 जून को जो है 19 सेशन है और 17 जून के लिए 20 सेशन है। हमीरपुर में 16 सेशन है 14 जून को और 17 जून के लिए 15 सेशन है। कांगड़ा में 59 सेंटर हैं अभी 14 जून के लिए, 58 है 15 के लिए। किन्नौर में 4 जगहों पे वैक्सीन लगेगी 14 जून को, 3 पे लगेगी 17 को। कुल्लू में 17 सेशन होंगे 14 को, 17 को होंगे 16 जी। स्पीति में 11 सेशन होंगे, 17 का सेशन अभी वहाँ पे एग्जिबिट नहीं किया गया है, उसको जो है एडवर्टाइज नहीं किया गया है, सिर्फ 14 तारीख का ही सेशन है, 11 सेशन होंगे। मंडी में 39 सेशन होंगे दोनों दिन, 14 को भी और 17 को भी। शिमला में भी इसी तरह से 33 और 32 सेशन होंगे 14 और 17 को। सिरमौर में परसों 22 के लिए बुकिंग होगी और फिर जो अगले वीरवार को जो वैक्सीन लगेगी उसमें 21 सेशन होंगे जी। सोलन में 14 जून को 24 जगह है और 14 और 17 को भी 24 जगहों पे लगेगी। ऊना में भी 18 सेशन होंगे दोनों दिन पे। तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इस बार जो है 8,500 ज्यादा टारगेट रखा गया है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों को और जो है आराम से जो है स्लॉट मिल जाएगा। तो 100 का स्लॉट नॉर्मली रहता है हर सेशन के लिए। आप ट्राई कीजिए, आपका नंबर जल्दी आएगा। बात अगली खबर की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो स्कूल जो है मंत्रिमंडल की बैठक हालांकि कल होगी और कई फैसले उसमें लिए जाएंगे, क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है। लेकिन एक फैसला हो गया था कि स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए थे और अब जो है उसका जो दूसरा बड़ा फैसला है वो ये है कि स्कूल जो है अब सितंबर तक नहीं खोलेंगे। 4 तारीख से लेकर लगातार ईपीटीएम कर रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री, और हमने कहा था कि बीच में भी जो ऑर्डर आया था अधिकारियों का स्कूल को बंद करने का वो एक तर्कसंगत नहीं था, उसके लिए रुक जाना चाहिए था। तो खैर नहीं रुके, अलग बात है। मंत्रियों और अधिकारियों में अगर इतना तालमेल होता तो फिर इस प्रदेश में कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन चलिए, अब जो है आधिकारिक रूप से मंत्री महोदय ने भी कहा है कि उनकी 3 लाख अभिभावकों के साथ ईपीटीएम के माध्यम से बातचीत हुई है। अधिकांश 45,000 के आसपास टीचर्स ने भी जो है संपर्क किया है, उनके साथ उनकी बात हुई है। उन 3 लाख में से 8 लाख से ज्यादा है, 8 और 9 के बीच में है अभिभावक। उसमें से 3 लाख के मतलब 30% के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है ईपीटीएम पे। और उन 3 लाख में से जो है 58% चाहते हैं कि अभी स्कूल कम से कम 3 महीने नहीं खुले। तो मुझे लगता है कि ये सितंबर तक मामला चला जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त में स्कूल नहीं खोलेंगे, सितंबर के बाद खोलेंगे। लेकिन इतना तय है, जो बच्चे भी देख रहे हैं, जो बच्चों के अभिभावक भी देख रहे हैं, कि इस बार जो लहर है वो पास कराने वाली लहर नहीं होगी। ख्याल रखिएगा आप, इस बार क्लासरूम में या एग्जामिनेशन हॉल में ही जो है एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि तब तक हमारी तीसरी के चौथी भी लहर आके चली जाएगी अगर आई तो, खुदा न खास्ता। और वो बहुत मान्यूट होगी चौथी, उसका पता भी नहीं लगेगा किसी को। तो बच्चों को आप उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों के मन में एक तो 12 से लोग मन होता है, उनके मन में बैठ गया
कि पिछली बार की परीक्षा भी ऐसी हो गया था और इस बार की तो बिना पढ़े पास हो गए सारे के सारे, 10वीं वाले भी, 12वीं वाले भी, 11वीं वाले भी, अगली बार भी ऐसे होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस बार का जो +2 का सेशन है खासतौर से उन बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, अन्यथा उनकी हल्की सी ढिलाई जो है आगे चलकर बड़ी बन जाएगी और जब ऑफलाइन परीक्षा होगी, जब वास्तविक परीक्षा होगी तो उसमें उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए बच्चों के दिमाग में रखें जी, ये जो है इस चीज़ को रखिएगा बच्चों के दिमाग में कि इस बार परीक्षा जरूर होगी, एनुअल परीक्षा जरूर होगी इस बार, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है, ऑलमोस्ट 10 महीने के आसपास टाइम है हमारे पास। इस 10 महीने में हमारी जो है अगर बहुत ही ज़्यादा हुआ तो तब भी हम 3 लहर जो है इसमें ही निपटा देंगे और तब भी होंगी परीक्षाएं। मतलब 2 आ चुकी हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं भी आ गई, तब भी परीक्षा होगी, इसलिए ख्याल रखिएगा। हालांकि चौथी आएगी नहीं आएगी तो बहुत माइल्ड आएगी, तीसरी थोड़ी सी कहा जा रहा है कि उस पर एहतियात रखनी है, हालांकि वो भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, क्योंकि लिख के तो दिया नहीं कोरोना ने किसी को कि कितनी होगी कितनी नहीं, हम पे डिपेंड करता है, हम लोग कितनी ढिलाई कितनी ढिठाई हम लोगों में है और उसका कितना प्रदर्शन हम करते हैं उस पर होगा। सरकार के बार बार कहने के बावजूद हम ढीठ बने रहेंगे, जमा हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस ढिठाई के आगे कोरोना को चढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। होता यही है, पिछली बार भी यही हुआ था, ये हम बार बार कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। तो ये मामला है जो हिमाचल प्रदेश का, और इसलिए जो है स्कूल सितंबर तक बंद होंगे। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को औंधे मुंह कर देने वाली ममता बनर्जी ने अब तय किया है कि इससे पहले कि दोबारा उनको बंगाल में तंग किया जाए, वो जो है यूपी में बीजेपी को तंग करेंगी। जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने जो सहारा ढूंढा है वो किसान आंदोलन का है। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत के साथ परसों उनकी गुपचुप कोलकाता में बैठक हुई है। कोलकाता उनको बुलाया गया था बकायदा, और उस बैठक को शेड्यूल में भी नहीं डाला गया था। अब इसके जो है सूचनाएं बाहर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि उसमें तय ये हुआ है कि आप यूपी में जो है बीजेपी के खिलाफ मंच तैयार कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसमें तृणमूल कांग्रेस ने जो है ममता बनर्जी ने लीड लेने का फैसला लिया है, वो पलटवार इसका को माना जाएगा, क्योंकि देखिए जिस थंपिंग मेजोरिटी से वो वहां आई, तमाम चीजों के बावजूद पूरी की पूरी टीएमसी तोड़ने की कोशिश हुई, टीएमसी के तोड़े हुए 148 लोगों को वहां टिकट दिया गया। अब पूरी की पूरे जो बाकी जीते हैं कांग्रेस बीजेपी की ओर से भी, वो भी वापस टीएमसी में आने को तैयार है। तो पता लगेगा उस लिहाज से 294 में से 250 सीटें हो जाएंगी उन टीएमसी की, अगर वापस लिया जाएगा। लिया जाता है नहीं लिया जाता है अलग बात है, लेकिन वहां स्थितियां आप जानते हैं आपकी क्या है। और ऐसे में अब ममता बनर्जी ने यूपी को टारगेट किया है कि जो मर्जी हो जाए यूपी में करेंगे। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि मायावती के साथ भी कोई समझौता हो सकता है, और अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी को वहां दिक्कतें होंगी। यही वजह है कि बीजेपी ने वहां अपना पहला मास्टर स्ट्रोक जो है वो कल चल दिया था जतिन प्रसाद को कांग्रेस में लेकर, और अभी कई और चीजें हैं, देखना होगा, तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ऊंट ने करवटें लेनी शुरू कर दी हैं, अभी बैठा नहीं है लेकिन करवटें शुरू हो गई हैं, और ये इलेक्शन से पहले की करवटें हैं, तो अभी इलेक्शन तक चलती रहेंगी। किस करवट बैठेगा किस नहीं, ये नतीजे बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में भी मैंने कहा कि इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, मणिपुर और गोवा गुजरात के बाद जो है जी और एच ही आता है, गुजरात के बाद हिमाचल आता है। तो हिमाचल में ही चुनाव होते हैं, ये शेड्यूल है वहाँ का। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में कई चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि एक बार फिर से बात वहीं आ गई है कि परफॉर्मेंस नहीं, धर्म और जाति के आधार पर जो है पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। तो ये ममता बनर्जी ने ये तय किया है, और इस तरह से जो है चीज़ें चल रही हैं। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश को एक अच्छी खबर ये है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कल जो है खरीफ की फसलों का मूल्य बढ़ा दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में मक्की आती है, हालांकि धान का मूल्य जो है 1868 से 1940 कर दिया गया है। ए ग्रेड का जो धान है 1888 से 1960 कर दिया गया है। इसको बढ़ा दिया, 72 रुपये की बढ़ोतरी हुई है दोनों में जी, दोनों ग्रेड में। बाजरा जो है 2150 से 2250 कर दिया, 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कपास में जो है प्रति क्विंटल 211 रुपये की बढ़ोतरी है, 5515 से जो है अब इसका जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस है वो 5515 से 5756 कर दिया है, 211 रुपये की बढ़ोतरी उसमें हुई है। कपास का जो लॉन्ग स्टेपल है वो 5825 रुपये प्रति क्विंटल से जो है अब 6025 रुपये प्रति क्विंटल जो है उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मक्की के लिहाज से इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि मक्की के जो कीमतें हैं उसमें भी 20 रुपये की बढ़ोतरी है। 1888 पिछली बार थी, तो अब 20 रुपये उसमें और बढ़ा लीजिए। लेकिन असली बात यह है कि 1888 पिछली बार भी नहीं मिली, 1888 पिछली बार भी नहीं मिली, क्योंकि
पिछली बार भी 1100-1200 से ऊपर रेट जो है मक्की का नहीं गया, किसान तड़पते रहे। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर नियम अगर है, मूल्य अगर मिनिमम किया जा रहा है तो उसी पे होना चाहिए जी, ऐसी होनी चाहिए जी। मनोज वर्मा जी लगाएगा कौन? मैं ये देख रहा हूँ कि पहली डोज ली है जिन्होंने, 85 दिन का इंतजार ना करते दूसरी डोज लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे? ये सवाल है, कैसे लगाएंगे? क्योंकि आप जो है उसमें रजिस्टर होंगे और आपका जो है पता चल जाएगा कि आप अपनी पहली डोज लगा चुके हैं। तो इसलिए दिक्कत है, जो शेड्यूल बनाया गया वही है। 28 दिन के भीतर सिर्फ अभी उनको अलाउ कर रहे हैं जिनको विदेश जाना है जी, जिनको विदेश जाना है उनको अलाउ कर रहे हैं 28 दिन के भीतर, और उनको अलाउ किया जा रहा है। अदरवाइज बाकियों का जो शेड्यूल है वो 84 डेज का ही है, और तो आप जो है 84 डेज के पहले नहीं लगवा सकते सेकंड डोज जो है। हाँ, अगर किसी ने विदेश जाना है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी इजाजत दे दी है कि उसको जो है विद इन 28 डेज जो है सेकंड डोज लगाई जा सकती है जी। तो ये मामला है जी इस चीज का, और ये चीजें जो है इस तरह से सामने आ रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 194.58 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। मुख्यमंत्री के दौरे का ये परिणति हुई है, ये अलग अलग परियोजनाएं हैं, इन पे काम होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और चलते चलते देश की बात कर लेते हैं कि देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है जी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में पिछले कल रिकॉर्ड संख्या में जो है वो 6000 से ऊपर मौतें हुई हैं जी। ये अब तक का रिकॉर्ड है, 4000 से ऊपर नहीं हुई है। 6138 मौतें हुई हैं, लेकिन इसका क्या वो है आपको बताएंगे। लेकिन बीते 24 घंटे में कुल मिला के 93,828 केस आए हैं जी, और ये जो है थोड़े से ज़्यादा हैं। हम लोग जो है 87 तक पहुंच गए थे, तो फिर 92 हुआ, फिर पिछले 24 घंटे जो पिछले कल के थे उनमें 92 हुआ। अब ये 93,000 ऑलमोस्ट 94 चला गया। 93,828 नए केस आए हैं। 1,48,951 लोगों ने जो है कोरोना को मौत भी दी है। और हालांकि चिंता ये बात है कि 15 राज्यों में अभी भी जो संक्रमण की दर है वो 5% है। 5% है, ये चिंता का विषय है, और ये 15 राज्यों में है ये स्थिति। और जो 6131 मौतें हुई हैं उसमें जो है ये इसलिए हुई है एकदम से कि इसमें टेक्निकली जो है 2200 के आसपास ही 2187 मौतें हुई टेक्निकली पिछले 24 घंटे में। लेकिन बिहार की 3951 मौतें कल जो है, कल उनका डाटा रिलीज हुआ और कल उनको जो है दर्ज किया गया है। तो ये जो बातें आ रही थी कि मौतों को छुपाया जा रहा है, ये उनका आंकड़ा लेट किया जा रहा है, तो ये बातें कहीं ना कहीं सही हैं। 3951 अकेले बिहार की 4000 मौतें जो हैं इतने दिन से रजिस्टर नहीं हुई थी, और कल वो रजिस्टर करनी पड़ी हैं। तो उसको मिला के ये आंकड़ा बढ़ा है 6138 का। अन्यथा 4000 से ऊपर, 4500-4700 से ऊपर यह जो आंकड़ा है हिमाचल देश का वो नहीं गया है। तो अभी कई राज्यों में 5% से ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में 5% से नीचे है। लेकिन केरल, नागालैंड, गोवा, मेघालय, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, कर्नाटक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र में जो है ये दर अभी 5% से ऊपर है। धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। कल अनलॉक 3 के लिए मंत्रिमंडल बैठ के तय करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। बहुत सी चीजों के लिए जो है तैयारी की गई है। बसें चलानी है, 1000 के आसपास रूट्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया, कितने चलाने कितने नहीं, मंत्रिमंडल तय करेगा। लेकिन HRTC इज रेडी विद 1000+ रूट्स। इसी तरह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाजारों का समय जो है बढ़ा दिया जाएगा, और कुछ और जो राहतें हैं वो देखी जाएंगी। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि शादियों के ऊपर से बंदिश जो है वो हटाई जाएगी अभी 20 और 21 की जो है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मंदिर जो है वो खोले जा सकते हैं, मंदिर खोले जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में ऐसा हो चुका है। होते हैं या नहीं होते हैं ये बात की बात है, लेकिन हमारे से अगर पूछें तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर आपने बाजार खोल दिए सारे के सारे, तो आपको मंदिर भी खोल देने चाहिए। मंदिरों में जो अब सिस्टम बन गया है, मंदिरों में प्रोटोकॉल फिर भी फॉलो हो जाता है, बाजार में नहीं फॉलो हो रहा है, बाजार में नहीं फॉलो हो रहा है। और मंदिर खोलने इसलिए जरूरी है क्योंकि मंदिरों के साथ लगभग 15 से 20 हजार परिवारों की रोजी रोटी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जो मंदिरों के बाहर दुकानें करते हैं उनके यहाँ सामान भी मंदिरों से रिलेटेड मिलता है, चाहे बाबा बालकनाथ की बात हो, चाहे ज्वालामुखी के मंदिर की बात हो, चाहे चिंतपूर्णी की बात हो, चाहे चामुंडा की बात हो, और चाहे इवन कांगड़ा का एक बाजार जो पूरा मंदिर बाजार जो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर और उससे रिलेटेड चीजों पर ही डिपेंड करता है। तो वहां सामान्य रूप से आपने बाजार खोला है नहीं खोला है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनकी भी रोजी रोटी का ख्याल रखना होगा। हरियाणा में मंदिर खोल दिए गए हैं, धार्मिक स्थान खोल दिए गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये खोल दिए गए हैं, और उसमें बाइंडिंग लगाई है कि एक समय में 21 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उस बाइंडिंग के आधार पर, उन SOP के आधार पर यहाँ भी खोला जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर चीजों को खोलना है तो सभी चीजों को खोलना चाहिए। आप
पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि कुछ लोगों ने आपको धमकी दी कि हम बसें नहीं चलाएंगे तो आप उनका टैक्स माफ कर दें, कुछ लोगों ने आपको धमकी दी कि हम जो जबरदस्ती दुकानें खोल देंगे, आपने कर जो करना होगा कर लीजिए, तो आप बोलेंगे चलिए जी हमने आप खोल दीजिए। तो फिर क्या करेंगे बेचारे, ये इनका तो कोई नहीं सुनता, इनकी तो कोई यूनियन भी नहीं है तो भगवान तो आपको धमकी नहीं देने से रहे, वो तो आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन भगवान के सहारे जिन लोगों की रोजी रोटी चलती है और जिन मंदिरों के आसपास जिनकी दुकानदारी है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।